हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का शिक्षा टाउन के अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं सुमित दुबे सर स्वागत करता हूं आप सभी का आज इस नए सेशन में। मतलब आप ये कह सकते हो कि अगर आप लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में प्रवक्ता बनने की तैयारी में जुटे हुए हैं और आपका सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, तो अब आपको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। सारी बहुत बेहतर तरीके से सारी रणनीति के साथ में, पूरी रणनीति के साथ में बिल्कुल आपके सामने सुमित सर आ चुके हैं, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से। तो सभी बच्चे एक बार ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे, लोगों को बताएंगे कि हमारे यहाँ भी इकोनॉमिक्स का बैच स्टार्ट हो चुका है। मतलब अब आपकी टेंशन दूर हो चुकी है। ठीक है दोस्त, चलिए अब आपके प्रवक्ता बनने का जो सपना होगा वो बिल्कुल साकार होगा। तो इसमें सलेबस में क्या है और कैसे हमको पढ़ना है, क्या हमारी रणनीति होगी, ये सारी चीज़ों पर बहुत बेहतर तरीके से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर होंगे, अलग होंगे। ठीक है, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले सबसे देखो, जो अर्थशास्त्र का आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस है वो आपके सामने लगा हुआ है। यहाँ पे हम चीज़ें बेहतर तरीके से समझने वाले हैं कि कैसे कैसे हमको समझना है। उसके बाद में बुक्स का भी डिस्कशन करेंगे, पीडीएफ नोट्स का भी करेंगे। सारी चीज़ें आज आपको बताई जाएंगी, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। चलो, सबसे पहले जो फर्स्ट यूनिट है आपका, उसमें दिया गया है कि भाई साहब सबसे पहले हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में चर्चा करेंगे? सूक्ष्म अर्थशास्त्र। ये क्या होता है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र को हम लघु अर्थशास्त्र भी कहते हैं या फिर माइक्रो अर्थशास्त्र भी कहते हैं इसको। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें हम बात करते हैं व्यक्तिगत इकाइयों की। किसकी बात करते हैं दोस्त? व्यक्तिगत इकाइयों की करते हैं, या किसी उद्योग है ना, या किसी एक पर्टिकुलर वस्तु के मूल्य से संबंधित बात करते हैं, तो वो हमारा हो जाता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र हो जाता है। बहुत बेहतर तरीके से विद एग्जाम्पल समझेंगे। मतलब आप ये कह सकते हो कि अब आपको इकोनॉमिक्स में कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। ठीक है, अभी बस हम सिलेबस पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम लोग। इसके बाद में हम क्या करेंगे कि आपका जो अगला चैप्टर होगा वो उपभोक्ता संतुलन एवं मांग होगा। उपभोक्ताओं क्या क्या जरूरतें हैं, क्या मांगे हैं, उनको संतुलन कैसे बनाना है। ठीक है, सीमांत उपयोगिता क्या है। अब देखो, कुछ बच्चों को समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से समझाई जाएंगी। कैसे, देखना ध्यान से। यहाँ पे ये सीमांत उपयोगिता क्या होती है ये आपको समझना है। ठीक है, आप ये समझ लो कि सीमांत उपयोगिता का मतलब ये है कि जैसे हम कहते हैं कि हमको अतिरिक्त संतुष्टि या अतिरिक्त लाभ चाहिए, तो वो हमारी सीमांत उपयोगिता होती है। जब हम अतिरिक्त संतुष्टि या अतिरिक्त लाभ की बात करें, अच्छा ये देखो, जो सीमांत उपयोगिता होती है ये आपकी सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। ठीक है, तो इसमें बहुत ब्रीफ में चर्चा करेंगे, बहुत आप विस्तृत तरीके से पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। डोंट वरी, बी हैप्पी, बिल्कुल समझदारी के साथ, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। बिल्कुल आपको इतना जान लेना है कि यहाँ पे जितना भी सिलेबस करवाया जाएगा उससे बाहर कुछ नहीं आना पेपर में। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम उत्पाद व्यवहार एवं पूर्ति की चर्चा करेंगे कि आखिर उत्पाद व्यवहार एवं पूर्ति में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, उत्पादन, फलन, कुल उत्पाद, औसत उत्पाद एवं सीमांत उत्पाद, प्रतिफल के नियम है ना, संतुलन की दशाएं, सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। अब कुछ लोग लग रहा होगा यार प्रतिफल के नियम क्या हैं? ये एक प्रकार के नियम होते हैं। देखो, प्रतिफल का मतलब ये होता है कि प्रतिफल में कई सारे नियम इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में आ जाते हैं। आप ये कह सकते हो यदि उत्पादन प्रक्रिया में, इनपुट में हम कोई बदलाव करते हैं, जैसे किसी चीज़ों में हम बदलाव करेंगे उत्पादन प्रक्रिया में, तो पक्का है कि आपको आउटपुट में चीज़ें बदलाव वाली मिलेंगी ही मिलेंगी। तो उसमें ही कई सारे प्रतिफल के नियम दे दिए गए हैं, वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए इसके बाद में आ जाएगा कि देखो, मापन की विधियां भी इसमें आपके सामने आएंगी। उसके बाद आ जाएगा बाजार के स्वरूप एवं कीमत निर्धारण। आखिर यहाँ पे बाजार का स्वरूप क्या होना है, कीमत निर्धारण कैसे होना है। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, इसके जो सब टॉपिक्स हैं कि एक है ना, प्रतियोगिता, अल्पाधिकार बाजार का अर्थ क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो अल्पाधिकार बाजार का अर्थ क्या होता है, जैसे जितनी भी फर्म्स होती हैं इनका बाजार पे बहुत तगड़ा नियंत्रण होता है। मतलब ये कह सकते हो ये एज आ मतलब कंट्रोलर काम करते हैं। जो अल्पाधिकार बाजार होता है, इन पे जो आपकी फर्म होती हैं, फर्में जो होती हैं, इनमें शक्ति जो होता है, एकाधिकार की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे पूरी विस्तृत तरीके से चर्चा करेंगे इस पे भी कि यह फर्म कैसे कैसे काम करती हैं बाजारों पे, अल्पाधिकार बाजार पे। ठीक है दोस्त, चलिए इसके बाद में आपका सेकंड यूनिट जो आने वाला है, ध्यान से सुनिएगा, सारी बातें बहुत ब्रीफ में बता रहे हैं। ठीक है, अभी लेकिन जब सिलेबस हम लोग स्टार्ट करेंगे, जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, बहुत बेहतर तरीके से आपको एक बिल्कुल वेल मेंटेन कंटेंट के साथ में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, व्यापक अर्थशास्त्र क्या है, तो व्यापक अर्थशास्त्र के बारे में पूरा पूरा चर्चा करना है आपको कि भाई व्यापक अर्थशास्त्र है क्या। देखो, आप अगर थोड़ा सा इसको समझें छोटी लैंग्वेज में, तो देखो किसी देश या उसकी सरकारों, ठीक है, कि जो अर्थव्यवस्था है उसका हम अध्ययन करते हैं। किसी देश या सरकारों की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। इसमें देखो, मांग हो गया, मुद्रास्फीति हो गई, या फिर
रोजगार हो गया, घाटा हो गया, इन सब सारे मुद्दों पे हम लोग चर्चा करते हैं। वो हमारा बन जाता है क्या, व्यापक अर्थशास्त्र बन जाता है, वही हमारा व्यापक अर्थशास्त्र कहलाता है। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पे सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे, बिल्कुल एक एक बात कुछ भी आपका नहीं छूटेगा। भाई सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है, जीएनपी क्या होता है, ठीक है, जीएनपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, तो ये सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। इसमें बहुत ही कम एक चीज़ का अंतर होता है, ज़्यादा अंतर नहीं होता है, बस एक टाइम ड्यूरेशन का अंतर पड़ जाता है दोनों में, वहीं से ये दोनों अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो सारी बातें बहुत अच्छे से समझने वाले हैं हम यहाँ पे। इसके बाद में आ जाओ तो मुद्रा बैंकिंग क्या होता है। मुद्रा बैंकिंग में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। देखो मुद्रा बैंकिंग में क्या होता है कि जैसे SC ST का हो गया है ना, सरकार यहाँ पे लोन प्रोवाइड कराती है, लोन देती है। ठीक है, तो लोन में किसको किसको पहले इंपॉर्टेंस देना है, जैसे SC ST को इंपॉर्टेंस देना है, या जो छोटे कामगार हैं जिनका छोटा बिजनेस है, इनको लोन देने से संबंधित। ठीक है, तो इनको ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है कि भाई आप आओ लोन लो, अपने बिजनेस को और ज़्यादा बढ़ाओ। तो यहाँ पे मुद्रा और बैंकिंग में ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, जो गवर्नमेंट की कह सकते हैं गवर्नमेंट बैंक हैं जो, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग जो लोन दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोग इसमें समझेंगे। रोजगार एवं आय का निर्धारण, ये रोजगार एवं आय का निर्धारण यहाँ पे किया जाएगा। बेरोजगारी पे भी बात यहाँ पे करेंगे क्योंकि रोजगार की बात कर रहा है। इसके बाद में देखो यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है अनैच्छिक बेरोजगारी। ये अनैच्छिक बेरोजगारी क्या होती है, हम लोग ऐच्छिक बेरोजगारी तो जानते हैं, अनैच्छिक बेरोजगारी क्या होती है। अनैच्छिक बेरोजगारी का मतलब ये होता है आप काम करने के लिए किसी कंपनी में तैयार हो, या आप कंपनी की बात छोड़ो, हम यहाँ पे हैं, हम कह रहे हैं मुझे काम करना है लेकिन हमको काम नहीं मिल रहा है, तो ये हमारा हो जाता है क्या, अनैच्छिक बेरोजगारी हो जाता है। तो यहाँ पे भी हम बहुत विस्तृत तरीके से चर्चा करने वाले हैं। बाकी आप देख पा रहे हो यहाँ पे हम बात करेंगे सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था की। सरकार का जो बजट है उसकी अर्थव्यवस्थाएं क्या है, उसमें घाटा क्या है, प्राथमिक घाटा क्या है, राजकोषीय नीतियाँ क्या हैं, सरकारी घाटे क्या हैं, मापक राजस्व घाटा क्या है। ठीक है, सारे घाटे घटक सब पढ़ लेंगे यहाँ पे। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसके। ठीक है, चलो भुगतान एवं संतुलन की बात कर लेंगे यहाँ पे। भारतीय अर्थव्यवस्था, विकास एवं नीतियाँ एवं अनुभव। ठीक है, 1947 से 1990 तक जितना भी हुआ होगा सारी चीज़ें बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या है, पंचवर्षीय योजनाएं आपने सुना है, बहुत बेहतर तरीके से आपने पढ़ा भी होगा अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स रहे कभी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट जो आपका यूनिट आता है इसमें, ये आता है आपका सांख्यिकी का। ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए। यहाँ पे बच्चों को क्या होता है, यहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। और आप ये जानते हैं कि देखो ये जो सांख्यिकी है ये हम स्टार्टिंग से पढ़ते चले आए हैं, इसको स्टार्टिंग से हम लोग पढ़ते चले आए हैं। यहाँ पे काम कहाँ पे करने वाली है, यहाँ पे काम करने वाला है आपके बस थोड़ा सा सोच में परिवर्तन करने वाला है और थोड़ा सा कैलकुलेटिव बनेगा। ठीक है, तो वहाँ पे भी आपको इसी मतलब हम इस तरीके से आपको पढ़ाएंगे कि ताकि आपको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपको आंकड़ों का प्रबंधन आपने पढ़ा होगा, है ना, संगठन आपने पढ़ा होगा, बारंबारता वितरण आंकड़ों, प्रस्तुतिकरण आंकड़ों का, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें, माध्य, माध्यिका, बहुलक, है ना, लॉरेंज क्या होता है, ये सारी चीज़ें देखो बचपन से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। इन पे भी बहुत विस्तृत तरीके से डिस्कस करने वाले हैं कि यहाँ पे कैसे कैसे चीज़ें बनेगी, यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, कैसे बनेंगे। जितना भी है बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल बहुत ही आराम से चीज़ें बहुत विस्तृत तरीके से आपको समझाई जाएंगी। तो बस आपसे यही कहना है कि अगर आप अब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में प्रवक्ता बनने का सपना जो आपने देखा, तो आपका सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। सारी चीज़ें लेकर आ चुके हैं आपके समक्ष हम। अब आपको बस ये करना है कि अभी आपको सारी चीज़ें बता दी गई हैं, यहाँ पे कैसे कैसे करना है, क्या नहीं करना है, सारी चीज़ें, और कैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं, कौन कौन सी बुक्स का यूज करने वाले हैं, सारी चीज़ें बताई जाएंगी। हम तो आपको बहुत ही कम बुक्स, 1 या 2 बुक आपको रेफ़र करेंगे बाद में, लेकिन पहले जो हम स्टार्टिंग में पढ़ाएंगे आपको उसका PDF और नोट्स दिया जाएगा, उसको वेल मेंटेन करके दिया जाएगा। मतलब आपको अलग से बहुत कम पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ तक की बातें थी जो आपको समझानी थी कि अब आपको टेंशन नहीं लेना है। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर इकोनॉमिक्स का बैच कब से स्टार्ट होगा, कब से स्टार्ट होगा, कब से स्टार्ट होगा। तो बिल्कुल विस्तृत तरीके से आपको समझा दिया है कि अब आपका बैच स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे बहुत चीज़ें विस्तृत तरीके से आपको समझाई जाएंगी। मतलब आप ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स की टेंशन आप अपने सुमित सर को दे दो और बस आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है दोस्त, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस बैच को और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।